हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आकाश कुमार आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हाल फिलहाल की क्लास में स्टेटमेंट बेस्ड ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं, जो कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। पिछली क्लास में हमने एक्सेलरेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक्सेलरेशन पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका त्वरण शून्य होना चाहिए। तो बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में होगी तो उसका वेग शून्य होगा। प्रारंभिक वेग भी शून्य होगा और अंतिम वेग भी शून्य होगा। जब उसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग शून्य होगा तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग जीरो माइनस जीरो जीरो होगा, जिससे कि त्वरण शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम इसको फॉर्मूले से प्रूव भी करते हैं बच्चों। जैसे हम जानते हैं कि त्वरण बराबर होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। इंग्लिश में भी लिख देता हूं बच्चों इसको। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो बच्चों, एक्सेलरेशन ए फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों, जब कोई व्हीकल या कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग भी शून्य होगा और अंतिम वेग भी शून्य होगा। क्योंकि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग शून्य होने का कारण है क्योंकि उसने गति ही नहीं की। जब उस वस्तु ने गति ही नहीं की तो वेग का तो कोई मतलब नहीं। हर कंडीशन में शून्य ही होगा। अंतिम ले लो, प्रारंभिक ले लो, बीच का वेग ले लो, ठीक है, एक तिहाई समय का ले लो, अनंत समय में भी ले लो, उसका वेग तो शून्य ही रहना है क्योंकि वह विराम अवस्था में है। ठीक है बच्चों, तो v माइनस यू बराबर जीरो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जैसे ही v माइनस यू शून्य होगा बच्चों तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ए इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, तो a जीरो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो त्वरण शून्य हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है बच्चों। क्या है ये स्टेटमेंट? ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की ओर। बच्चों, हमारा अगला सवाल है, ग्रेविटी प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड। पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वाकर्षण लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड का निरंतर त्वरण प्रदान करता है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें देखो, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो इसका गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बच्चों, क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण लिख लो बच्चों। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर त्वरण बच्चों ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बच्चों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन बच्चों यहां पर क्या दिया गया है? 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों, आप जल्दीबाजी में जो है ना 9.8 देखकर इस स्टेटमेंट को ट्रू मत कर देना, ये फॉल्स होगा। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा? ये फॉल्स है क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है उसकी यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, ना कि मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों। बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है कि ग्रेविटी प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों, जो ये है ना पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बच्चों, इस बात का मतलब ये है कि जब हम ऊपर से
ऐसे समझ लो, आसमान से कोई चीज पृथ्वी की तरफ फेंकते हैं तो जो उसकी स्पीड होती है ना बच्चों, जैसे स्टार्टिंग में 0 होगी तो उसके बाद 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, उसके बाद 9.8 मीटर पर सेकंड उसमें और ऐड हो जाएगी, मतलब हर सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ती जाएगी बच्चों, 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ती जाएगी बच्चों। क्योंकि आप देखना, जब आप छत से कोई चीज नीचे जमीन पर छोड़ते हो तो पहले तो वो विरामावस्था में होगी, फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर स्पीड बढ़ेगी, और बच्चों जैसे ही वह जमीन पे जाएगी उस टाइम उसका जो वेग होगा ना वह मैक्सिमम होगा, वहां पर जो उसका वेग होगा वो मैक्सिमम होगा बच्चों, जब वह धरती से टकराएगी उसके ठीक पहले। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का। वैसे तो ये स्टेटमेंट में जो मीटर पर सेकंड लिखा है गलत है, ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है हर सेकंड स्पीड में 9.8 मीटर प्रति सेकंड का इंक्रीमेंट या इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये लॉजिकली जो स्टेटमेंट है मात्रक की वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मीटर प्रति सेकंड नहीं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है बच्चों हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जब आगे टॉपिक में आएगा हमारे, तब हम काफी डीप से इसके बारे में बात करेंगे। अभी केवल हमने जो इस स्टेटमेंट में पूछा था उसके बारे में बात की है, क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है पूरा गुरुत्वाकर्षण का। हमारा जो वन दरोगा का सिलेबस है या अन्य जो वनडे एग्जाम जो साइंस के होते हैं उसमें जो ये गुरुत्वाकर्षण है ये अलग से टॉपिक है, तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी इसको यहीं पर ही छोड़ देते हैं, जो स्टेटमेंट में दिया था वही पढ़ के उसका थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम। और बच्चों पढ़ क्या लेते हैं मैंने आपको बता ही दिया इस स्टेटमेंट के बारे में, तो अभी आप इतनी जानकारी रखो गुरुत्वाकर्षण की। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। बच्चों अगला सवाल है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज। त्वरण का v में सूत्र क्या है? बच्चों मैं आपको बता दूं, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना मात्रक से निकलता है। किससे निकलता है? मात्रक से। v में सूत्र मात्रक से निकलता है। जैसे यहां पर नहीं दिया हुआ, मैं लिख देता हूं इसका, LT-2 LT-2। ठीक है बच्चों, जैसे एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है, जो इसका यूनिट है वो होता है बच्चों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर लेंथ, ठीक है बच्चों, मीटर को क्या, मीटर लेंथ, तो मीटर को क्या लिखते हैं इसमें? लेंथ, तो L, क्या L। और सेकंड में जो समय है इसको v में सूत्र में t से डिनोट करते हैं, तो इधर हो जाएगा t का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा? L ये t स्क्वायर है तो ऊपर जाके इनवर्स -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो LT-2 क्या होगी? त्वरण का v में सूत्र हो जाएगा। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि त्वरण का जो v में सूत्र है वो LT-2 है। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही वेग का क्या होगा बच्चों? वेग का क्या होता है? वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका v में सूत्र क्या हो जाएगा? L/T इज इट्स मीन LT-1। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा वेग का, वेलोसिटी का। ठीक है बच्चों, ये किस चीज का हो जाएगा? वेलोसिटी का। तो बच्चों जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बच्चों जो हमारा अगला स्टेटमेंट है वो बोलता है, फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी द एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए शरीर के लिए त्वरण शरीर के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। बच्चों भी आपने जो है ना ग्रेविटेशनल फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि दो पिंडों के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसका आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो बच्चों मैं आपको एक बार बता देता हूं, फिर भी आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना, फिर बाद में जो है आप इसको जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको डीपली समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया की प्रत्येक चीज जो है ना एक दूसरे को आकर्षित करती है। ठीक है बच्चों, लेकिन उनका जो द्रव्यमान है वह काफी कम है, इसलिए जो है वो उनका जो आकर्षण बल है वो काफी कम होता है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए जो है ना उनका द्रव्यमान होना मतलब उनका जो द्रव्यमान है वो ज्यादा होना जरूरी है। जैसे
पृथ्वी और सूरज, इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये एक दूसरे को खींचती है। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसका एक फॉर्मूला होता है जैसे एफ फोर्स, दो वस्तुओं के जो बीच में जो एक एट्रैक्शन का जो फोर्स लगता है, जो एट्रैक्शन का फोर्स लगता है बच्चों, जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो बच्चों ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है वो क्या होता है ना, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इट मीन्स जो ये दोनों जो इनका द्रव्यमान होगा दो वस्तुओं के जिनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसके अनुक्रमानुपाती होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है बच्चों, उनके मल्टीप्लिकेशन के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा उनकी जो बीच की दूरी है, जो उनके बीच की दूरी है उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात दो पिंडों के बीच में जितनी ज्यादा दूरी होगी उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना ही कम होगा बच्चों। जैसे जैसे वो दूर होते चले जाएंगे उनके बीच के जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वह उतना ही कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वो कम हो जाएगा, अर्थात एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 मल्टीप्लाई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसे समझ लो बच्चों। ये दो पिंड हो गए m1 m2, इनके बीच की दूरी r है, तो जो इनका द्रव्यमान है उसके गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, और उनके जो बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अर्थात इनके बीच की दूरी जितनी भी बढ़ेगी उसके जो उसके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, ये समझ लो उतना ही कम होता चले जाएगा, उसके स्क्वायर का, आप देख लो, आप उसके स्क्वायर का कम होता चला जाएगा बच्चों। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इस फॉर्मूले को, तो एफ जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है ये हटेगा तो इक्वल कर देंगे, और इधर एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आ जाएगा जी इधर आ जाएगा m1 m2 और आर स्क्वायर। बच्चों ये जो जी है ना, इसकी वैल्यू होती है, आप ऐसे समझ लो 6.66 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इस जी की यूनिट है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इस जी की यूनिट हो जाएगी बच्चों। ये यूनिट याद नहीं करनी आपके, यदि फॉर्मूला भी याद होगा तो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको इसकी यूनिट निकाल के दिखा देता हूँ जी की। ठीक है बच्चों, जी की जैसे इधर फोर्स था, ये हमारा फॉर्मूला था F इज इक्वल टू जी m1 m2 आर स्क्वायर। तो बच्चों F फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है जी। मास का किलोग्राम होता है, m1 m2 है तो इसलिए किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का होता है मीटर, तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ये। तो यहाँ से यदि आप जी की वैल्यू निकालने जाओगे जी, तो ये हो जाएगा बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है बच्चों जो ये जी है ना, इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा और हर जगह पूरे ब्रह्मांड में किसी भी बिंदु पर ये एक समान रहता है, इसकी वैल्यू घटती बढ़ती नहीं है। जैसे गुरुत्व जो ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है ना, जैसे इसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है स्मॉल जी की, ऐसे ही इसकी कैपिटल जी की वैल्यू कहीं पर भी घटती बढ़ती नहीं है, हमेशा होल वर्ल्ड पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी सेम ही रहता है बच्चों, ये कहीं नहीं बदलता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो बच्चों ये तो बात हो गई हमारी फॉर्मूले के बारे में। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए शरीर के लिए त्वरण शरीर के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने भी आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था, मैं इधर बता देता हूं बच्चों, इधर जगह कम है। मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था इधर, F बराबर जी m1 m2 और आर स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, या आप इसको ऐसा मान लो कि इसको मान लो आप एक बड़ा एम और एक स्मॉल एम। ठीक है, एम और एम। बच्चों जो ये एफ है ना, फोर्स,
अभी आपने नहीं पढ़ा, जब फोर्स का टॉपिक आएगा बच्चों तो मैं आपको बताऊंगा फोर्स होता है क्या, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है बच्चों, F बराबर होता है ma। बच्चों ये जो a है, ये त्वरण है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण त्वरण को जो है ना स्मॉल a से नहीं स्मॉल g से डिनोट करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा F बराबर mg इज इक्वल टू g m r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि जो g हो जाएगा, g वो बराबर हो जाएगा g m r स्क्वायर। तो बच्चों जो इसमें है ना स्वतंत्र रूप से गिरते हुए शरीर के लिए त्वरण शरीर के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। तो बच्चों आपने देखा होगा जो ये आपका जो ये बॉडी है ना ये कैंसिल हो गया, इधर बॉडी का जो मास है कैंसिल हो गया m से m। ठीक है बच्चों, तो इसलिए क्या होगा, ये जो त्वरण होता है शरीर के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। बच्चों हमने फॉर्मूले से प्रूव कर दिया, m से m कैंसिल हो गया कि ये फ्री होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है, फ्री। हम इसके बारे में और डीपली बात करेंगे, तब हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में डीपली पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अभी आप बस इसको इतना ही समझो। ठीक है बच्चों, तो जो इसका स्टेटमेंट का सही आंसर हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अभी हम जब गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा स्मॉल जी का मान कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, पृथ्वी से ऊपर जाने की ओर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है स्मॉल जी पर, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब बातें और भी बातें हम जो है जब हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तब बात करेंगे। अभी के लिए बस बच्चों मैंने जितना आपको बताया है आप उतना ही समझो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बच्चों, अ कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ इंक्रीजिंग स्पीड हैज जीरो एक्सीलरेशन। बढ़ती गति के साथ सीधी रेखा में चलने वाली कार का त्वरण शून्य होता है। तो बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, यहां से देखना सीधी रेखा। ठीक है बच्चों, सीधी रेखा, सीधी रेखा का मतलब विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन आ गया बच्चों। ठीक है, विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन, बढ़ती गति, बढ़ती गति मतलब वेलोसिटी, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी बच्चों। ठीक है, स्पीड इंक्रीज। अब बच्चों मेरे को आप बताओ, यहाँ पर स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है बच्चों, स्पीड भी और डायरेक्शन है, तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी आ गया और स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो बच्चों जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो कुछ अलग होगा, और जो अंतिम वेग होगा वो प्रारंभिक वेग से तो बड़ा होगा, मतलब ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो अंतिम वेग होगा और जो प्रारंभिक वेग होगा उसका जो कुछ अंतर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो बच्चों, जैसे कि स्पीड में मतलब वृद्धि हो रही है, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मान लें कि हमने इसका प्रारंभिक वेग 5 था, 5 मीटर प्रति सेकंड, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, ऐसे ही मान लो कि कुछ भी बढ़ा है, मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा बच्चों। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन होगा ना, ए v माइनस यू 10 माइनस 5, तो बच्चों वेग में परिवर्तन हुआ ना 5 का, इसका मतलब वेग में परिवर्तन हुआ है। तो जब वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण क्रिएट होगा, एक्सेलरेशन क्रिएट होगा बच्चों, एक्सेलरेशन क्रिएट होगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं होगा। तो बच्चों जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर कह रहा है कि त्वरण शून्य होता है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा बच्चों, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बच्चों अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बच्चों हमारा अगला सवाल है, त्वरण तब होता है जब त्वरण वेक्टर गति की दिशा के विपरीत होता है। बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, इसको मंदन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मंदन या रिटार्डेशन। बच्चों मंदन या रिटार्डेशन तभी तो होगा कि जब गति की दिशा का विरोध करेगा। और गति की दिशा का विरोध कैसे करेगा, जिस दिशा में गति है उसके अपोजिट दिशा में लगेगा। जब उसके अपोजिट दिशा में लगेगा तभी तो उसकी स्पीड कम होगी ना। यदि आप ऐसे समझ लो बच्चों, जैसे कि मैं मान लिया कोई चीज़ जो है ना किसी दिशा में जा रही है,
मैंने इसको धक्का दे दिया उसी दिशा में जिस दिशा में वह चल रही थी, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना, बढ़ जाएगी। लेकिन यदि मैंने इसको धक्का दिया जिस दिशा में वह जा रही थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैंने इसको धक्का दिया या पुश किया, तो उसकी स्पीड पहले से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। इस कंडीशन में जब वस्तु की गति जो है ना एक्सीलरेशन की वजह से कम हो जाती है, तो वो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। क्या होता है बच्चों, रिटार्डेशन होता है। मतलब जैसे वस्तु इस दिशा में गति कर रहा है और हमने रिटार्डेशन इस गति में लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु की गति की दिशा के अपोजिट त्वरण लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऋणात्मक हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, ये ट्रू। तो बच्चों ये थे हमारे एक्सेलरेशन पर आधारित स्टेटमेंट बेस्ड ट्रू एंड फॉल्स। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।